बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिक्योरिटी एंड एथिकल चैलेंजेस पर है। ठीक है। आप MIS पढ़ रहे हो, इसकी सिक्योरिटीज किस तरह से होंगी, किस तरह से एथिकल चैलेंजेस होते हैं। ठीक है। या क्या एथिकल चैलेंजेस होते हैं, सिक्योरिटी कैसे फ्राहम की जाती है, या फिर हमें किन किन चीज़ों से खदशात दरपेश होते हैं। हम आज इनकी तरफ देखेंगे, इन चीज़ों की तरफ देखेंगे कि हमारा जो MIS प्रोग्राम है या फिर वट जो भी जिनसे हम टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट से जब डील करते हैं तो हमें कौन से एथिकल चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स कौन से होते हैं। ठीक है। हम उन चीज़ों की तरफ आज रोशनी डालेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे इसे। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर की फर्स्ट लेक्चर। जी। IT सिक्योरिटी एथिक्स एंड सोसाइटी, ये तीन चीज़ें को कंबाइन करके ये बताया जा रहा है। सबसे पहले तो इस डायग्राम को देखिए, इसमें क्या चीज़ें आ रही हैं। बिजनेस है जिसको आप रन कर रहे होते हो IT के थ्रू। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। जैसे आप अपने बिजनेस को MIS के थ्रू यूज कर रहे हो तो डेट्स IT। ठीक है। इसके अलावा IT सिक्योरिटी होनी चाहिए, मीन्स कि बिजनेस है अगर आपका, तो जरी बात है सारा डाटा आपका कंप्यूटर सिस्टम पर या सर्वर्स पर पड़ा होता है। उसके लिए हमें जरूरी होता है कि उसकी सिक्योरिटी भी हो। फिर इसके अलावा एथिक्स होने चाहिए और सोसाइटी भी होती है। अब जहरी बात है, जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हो या फिर किसी जगह पे जॉब करते हो तो जहरी बात है उनके अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, और फॉलो करने करते हुए हमें वो जॉब करनी पड़ती है या फिर काम करना पड़ता है। ठीक, इस उन्हीं चीज़ों को एथिक्स कहते हैं। ठीक है। एथिक्स क्या है, तो तरीके, रूल्स रेगुलेशंस टू स्टे इन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। ठीक है। और सोसाइटी जो है मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल समझ लें तो वो सोसाइटी है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, आपकी प्राइवेसी आ जाती है, कंपनी की प्राइवेसी आ जाती है, क्राइम आ जाता है। ये नहीं कि आपने किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है और जाके वहाँ पे अनएथिकल यूज करना शुरू कर दो। अनएथिकल यूज होता है कि फर्ज करें आप कंपनी के रिसोर्सेज को वेस्ट करो, कंपनी के जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है इनको इनके कंपीटिटर्स तक पहुंचाओ कि भाई कंपनी जो डूब रही है या कंपनी जो ये हो रही है, ये चीज़ें अनएथिकल हो जाती है। ठीक है। तो या फिर इस तरह से आप कह सकते हो कि भाई अ, आप यूजर नेम पासवर्ड जो है दूसरों को प्रोवाइड करना शुरू कर दो, जो कंपनी ने आपको आपके यूज के लिए दिया और दूसरों को एक्सपोज करो, तो ये भी अनएथिकल होगा, जो है क्राइम है। ठीक है। तो वर्किंग कंडीशंस में क्या होता है, वर्किंग कंडीशन जब आप काम कर रहे होते हो तो आपके पास डिफरेंट सिनेरियो वर्किंग कंडीशन होती हैं, आपके पास लिमिटेशन होती है कि भाई आपने इन शराइत पर काम करना है। इंडिविजुअलिटी, आप इंडिविजुअली तौर पे काम करते हो, हेल्थ होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, ये सारी चीज़ें राउंड कर रही हैं आपको यहाँ पर। तो IT हैज बोथ बेनिफिशियल एंड डिटरमिनेंटल इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी एंड पीपल। ठीक है। तो IT जो है उसके बेनिफिशियल इफेक्ट भी होते हैं सोसाइटी और पीपल पर, लोगों पर बहुत अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। एंड मैनेज वर्क एक्टिविटीज टू मिनिमाइज डिटरमिनल इफेक्ट्स ऑफ IT। क्या होता है कि कुछ डिटरमिनेंटल इफेक्ट्स भी होते हैं, यानी कि कुछ प्रॉब्लमेटिक इफेक्ट्स भी होते हैं जो कि सोसाइटी और पीपल भी होते हैं। हमें उन एक्टिविटीज को मिनिमाइज करना होता है जो इनके इफेक्ट्स जो IT पर बुरे हो सकते हैं। हमने बेनिफिशियल इफेक्ट्स को ऑप्टिमाइज करना है, मीन्स के जो चीज़ें कंपनी को फायदा दे सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हक में होती हैं, उनको हमने ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि बढ़ाना है, पहले से मजीद बेहतर करना है, और दूसरी जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उनसे बच के रहना है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बिजनेस एथिक्स के बारे में। बिजनेस एथिक्स में क्या होता है, एथिक्स क्वेश्चंस दैट मैनेजर्स कंफर्ट एज अ पार्ट ऑफ डेली बिजनेस डिसीजन मेकिंग इंक्लूड। कि कुछ एथिक्स क्वेश्चन होते हैं जो कि मैनेजर्स को रोज डेली बेसिस पे सामना करना पड़ता है व्हाइल दे आर डूइंग द डिसीजन मेकिंग। ठीक है। जब वो कोई भी चीज़ डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसको कुछ एथिकल क्वेश्चंस का या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सामना करना पड़ता है। ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो ये है कि इक्विटी होनी चाहिए, यानी एम्प्लॉय जो है, जो भी लोग आपके पास काम कर रहे हैं उनके दरमियान इक्विटी रखनी है आपने। इक्विटी क्या होती है, मीन्स के काम इक्वल देना, किसी पर बर्डन ना डालना, प्रॉफिट भी फिर इक्वल इक्वल देने, इस तरह से ये चीज़ें करनी। तो
यानी कि एक ही सतह तक रखना सारे एम्प्लॉयज को, ठीक है। राइट्स जो है यानी राइट्स हैं वो देने पड़ते हैं, ऑनेस्टी होनी चाहिए और कॉर्पोरेट पावर को एक्सरसाइज करना पड़ता है उसको, ठीक है। तो आपके जो मैनेजर्स हैं उनको इन चारों चीज़ों की तरफ को कोई भी डिसीजन मेकिंग करने से पहले सोचना पड़ता है इक्वालिटी के बारे में, उनके राइट्स के बारे में कि उनके क्या राइट्स हैं, उनकी ऑनेस्टी लेवल क्या है, और फिर आप कॉर्पोरेट पावर जो है उसको कैसे एक्सरसाइज करते हो, ठीक है। यानी कि आपकी जो पावर है उसको कैसे एक्सरसाइज करते हो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, अभी कुछ थ्योरी है छोटी सी जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी है। स्टेक होल्डर थ्योरी सबसे पहले आती है, स्टेक होल्डर स्टॉक होल्डर, सॉरी नॉट स्टेक होल्डर, स्टॉक होल्डर। तो स्टॉक होल्डर्स हैं मैनेजर्स आर द एजेंट्स ऑफ स्टॉक होल्डर्स। तो क्या कहता है कि स्टॉक होल्डर थ्योरी का क्या मतलब है? स्टॉक होल्डर थ्योरी का मतलब है कि जो आपके मैनेजर्स हैं ना वो आपके एजेंट्स हैं, और एजेंट्स ऑफ ए स्टॉक होल्डर, आपके स्टॉक होल्डर्स के एजेंट्स होते हैं, ठीक है। यानी जितना भी स्टॉक पड़ा है यहाँ क्या हिसाब किताब है उसके सारे एजेंट्स हैं। Their only ethical responsibility to increase the profit of the business without violating the law or engaging in a fraudulent practice। देखिए मैनेजर्स पर भी ये लॉ इम्प्लीमेंट होता है और लाजमी तौर पे होता है और ज्यादा होता है। खैर होता तो सब पे इक्वल है, लेकिन ये है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा होती है कि आपका मैनेजर जो है वो स्टॉक जो है ना जितना भी स्टॉक पड़ा है उसका जो है ना वो मेन बंदा है उसको हैंडल करने वाला। तो जाहिर बात है उसका ऑनर्स होना भी बहुत जरूरी है। तो उसका काम जो है मेन काम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की कि भाई आपने प्रॉफिट को बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। मैनेजर्स को कभी इसलिए नहीं रखा जाता कि भाई वो चीज़ों को मैनेज कर ले, ठीक है मैनेज करना है वो एक अलग चीज़ है, मैनेज जरूर करना है, लेकिन उसके साथ साथ मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो। आपको क्या जरूरत है 1-1.5 लाख रुपए मैनेजर्स के ऊपर पे करने की या 50,000 रुपये पे करने की? क्या जरूरत पड़ी है? इसीलिए कि वो आपकी चीज़ों को मैनेज करेगा जिससे आपके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। और आपने ये सारा काम करना है, मतलब कि जो मैनेजर्स हैं वो ये काम उनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो प्रॉफिट्स को इंक्रीज करें बिजनेस के बगैर किसी लॉ को तोड़े या किसी भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हुए। अब वो कंपनीज के जो या बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं उनको इंक्रीज करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। Companies have ethical responsibilities to all the members of the society who allow corporations to exist। क्या बात हुई यहाँ पे? बात ये है कि ये कंपनीज जो है ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है इसमें कहते हैं कंपनीज जो है उनकी भी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, यानी कंपनीज में काम करने वाले लोग जो हैं सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी भी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि जिनकी वजह से आपकी कंपनी या आपकी कॉर्पोरेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है उनकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी भी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो भी एक इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल प्राइवेट हो वो एक दूसरे से शेयर या किसी और से शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये नुकसान में जाती है चीज़ें, इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। अब बात करते हैं स्टेक होल्डर थ्योरी। मैनेजर्स हैव एन ethical responsibilities। Managers have ethical responsibilities to manage a firm for the benefit of all its stakeholders। क्या होता है? जो मैनेजर्स होते हैं उनकी भी ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फर्म को मैनेज कर रहा हो, ठीक है। जो सारी की सारी ये बात मैनेज करना जो है ना इसका सारा फायदा पहुंच रहा होगा आपके स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर्स कौन है? बेसिकली अब यहाँ पे बात आती है कि स्टेक होल्डर्स कौन है। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनको आपके बिजनेस से फायदा हो रहा होता है या फिर कम से कम बिजनेस से फायदा हो रहा होता है। तो वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ग्रुप हो सकते हैं, दैट हैव अ स्टेक इन और क्लेम ऑन अ कंपनी, ठीक है। जो कि कंपनी से क्लेम भी कर सकते हैं, जो कि कंपनी से पर हिस्सेदारी की होती है उन्होंने, कुछ भी ऐसा जहाँ पे जिनको डायरेक्ट प्रॉफिट मिल रहा हो या फिर जिनको फायदा मिल रहा हो वो सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टेक्नोलॉजी एथिक्स के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ टेक्नोलॉजी एथिक्स में क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी। सबसे पहले द गुड अचीव्ड बाय टेक्नोलॉजी मस्ट ओवरवे द हार्म और रिस्क। देयर मस्ट बी नो अल्टरनेटिव दैट अचीव द सेम और कंपैरेबल बेनिफिट्स विद द लेस हार्म और रिस्क। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज प्रोपोर्शनलिटी। वो क्या कहता है? वो कहता है जो भी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट आपके पास बन के आ रही है ना वो किसी भी तरह के खतरे से या नुकसान से ऊपर होनी चाहिए। समझ आई? जो प्रोडक्ट आप
टेक्नोलॉजी से रिसीव कर रहे हो वो किसी भी खतरे और रिस्क से ऊपर की होनी चाहिए, मीन्स कि उससे बेहतर, यानी वो खतरा और जो हार्मलेस है वो तक नहीं पहुंचे। और इसके अलावा कोई और ऐसा ऑल्टरनेटिव ना बचे जिससे आपका जो प्रोडक्ट है जो आपने बनाया है या जो टेक्नोलॉजी से आपको चीजें, जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप जो चीज बना रहे हो वो किसी और जरिए से बन सके जिसमें आपका जो हार्म है और वो रिस्क है वो और ज्यादा कम हो। तो मेरी बात गौर से सुनिएगा। वो ये क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आपने बनाई है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मजीद उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव ना बचे जिससे वो मजीद बेहतर बन सके। मीन्स इसका आसान सा मकसद मतलब ये है कि यू मस्ट सेलेक्ट द बेस्ट अप्रोच। आपको बेस्ट अप्रोच यूज करनी है, जब बेस्ट अप्रोच यूज करोगे तो आपका हार्म जो है, रिस्क जो है वो कम ही होगा। और इसके बाद वो कहता है कि आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव बचना नहीं चाहिए जिससे आपको आपकी प्रोडक्ट जो आपने पहले बनाई है और एक ऑल्टरनेटिव, एक दूसरा रास्ता मिला है जिससे आपको उसी प्रोडक्ट को बना सकते हो, लेकिन उस प्रोडक्ट से, यानी जो दो प्रोडक्ट्स आपने बनाई है, फर्स्ट करेंगे एक ही प्रोडक्ट बनाई है जो, और दो अप्रोचेज, दो तरीके इस्तेमाल किए, तो उन दो तरीकों में से बेस्ट वाला आपने यूज करना होता है जिसमें आपका हार्म और रिस्क है वो कम से कम हो। आगे जस्टिस की बात करते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ एंड बर्डन ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली, यानी कि जो इसके बेनिफिट्स हैं और बर्डन जो है टेक्नोलॉजी के उसको फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। दोज हु बेनिफिट शुड बी देयर फेयर शेयर ऑफ रिस्क एंड दोज हु डू नॉट बेनिफिट शुड नॉट सफर अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिस्क। क्या होता है, वो कहता है कि जी अगर कोई बेनिफिट हो रहा है तो उसको भी शुड बियर द फेयर रिस्क ऑफ, जो जिसको फायदा रहता है ना उनको भी ये जो शेयर रिस्क फैक्टर्स हैं इनको भी हैंडल करना पड़ेगा या बियर करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। और जो बेनिफिट भी नहीं हो रहे उनको थोड़ा बहुत अगर रिस्क इंक्रीज होता है उनको उससे कोई प्रॉब्लम या फिर उनको सफर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जिसका काम ही कोई नहीं है उसको भी बीच में डाला जा रहा है और होता जा रहा है, ठीक है, जिसका कोई काम नहीं। ठीक है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मिनिमाइज रिस्क। even if judged acceptable by the other three guidelines, the technology must be implemented so as to avoid all unnecessary risks. Minimization में क्या होता है, अगर even if judged acceptable by the other three guidelines, यानी कि जो guidelines हैं उनके बाद अगर ये जज जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाता है, यानी कि आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज है, तो टेक्नोलॉजी मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड सो टू अवॉइड ऑल अननेसेसरी रिस्क। तो फिर टेक्नोलॉजी को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो आपके तमाम अननेसेसरी रिस्क जो है उनसे जांच कराई जाएगी। रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल गाइड वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल गाइडलाइंस जो है, रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल की क्या गाइडलाइन होती है वो ये बताई जा रही है। गाइडलाइंस में आपके पास एक्ट ऑफ इंटीग्रिटी, एक्ट विद इंटीग्रिटी आ जाती है, यानी इंटीग्रिटी किसी चीज को ऐड करना, किसी चीज को मिलाना, जोड़ना, इंटीग्रिटी कहलाता है। इंक्रीज पर्सनल कॉम्पिटेंस, ये किसी चीज की नहीं, ये प्रोडक्ट्स की बात होती है, ठीक है, इंटीग्रिटी में ना प्रोडक्ट्स की बात होती है। इंक्रीज पर्सनल कॉम्पिटेंस, यानी कि आपकी जो पर्सनल कॉम्पिटेंस है ना, पर्सनली कंपटीशन लेवल जो है उसको इंक्रीज करना, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने काम को पहले से बेहतर करता रहे। सेट हाई स्टैंडर्ड फॉर पर्सनल परफॉर्मेंस, यानी पर्सनल परफॉर्मेंस के लिए हाई स्टैंडर्ड्स को सेट करना चाहिए। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो हाई स्टैंडर्ड्स पे जज हो। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज और वर्क, यानी जो भी बंदा काम कर रहा है, जो भी प्रोफेशनल अपना काम कर रहा है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। फायदे का नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होना चाहिए, यानी कि अगर उससे कोई गलत काम हुआ है तो ही इज रिस्पॉन्सिबल और शी इज रिस्पॉन्सिबल। एडवांस द हेल्थ प्राइवेसी एंड जनरल वेलफेयर टू पब्लिक, यानी कि आपका हेल्थ है, प्राइवेसी है, जनरल वेलफेयर है पब्लिक की, उस तक भी पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, ये तो बातें होगी थी एथिकल चीज़ों की, ठीक है। अब हमने हमारा जो टॉपिक था वो क्या था,
कि आपने एथिकल और आईटी सिक्योरिटी देखनी है। एथिक्स एंड सोसाइटी के बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे कंप्यूटर क्राइम। ठीक है, जो हमारा अगला टॉपिक शुरू हो रहा है आईटी सिक्योरिटी की हमारे कि भाई आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए किस तरह से अपनी आईटी को या कंप्यूटर को अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हो ताकि कोई भी अनऑथराइज यूजर वो आप तक एक्सेस ना कर सके। ठीक है, तो कंप्यूटर का क्राइम जानना भी जरूरी है कि कंप्यूटर क्राइम होते क्या है, उनका मकसद क्या है, हम किन चीज़ों को क्राइम कहते हैं, ये भी एथिकल चीज़ों में आते हैं। अगर फर्स्ट करें आपको पता ही नहीं है क्राइम क्या है, दैट्स आप अपना यूजर नेम पासवर्ड जो है कंपनी का वो किसी दूसरे बंदे को शेयर कर सकते हो, दैट्स अ क्राइम। ठीक है, किसी तरह की मॉडिफिकेशन कर देते हो विदाउट अप्रूवल ऑफ हायर अथॉरिटी, दैट्स अ क्राइम। ठीक है, और आप किसी हार्डवेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हो अटेंशनली जैसी, दैट्स अ क्राइम। सॉफ्टवेयर को तबाह करते हो, सॉफ्टवेयर को मिसयूज करते हो, डाटा को मिसयूज करते हो या कंपनी के रिसोर्सेज को किसी भी तरह से मिसयूज करते हो, दैट इज अ क्राइम। और अगर ये आप करते हो तो आपको एक जॉब से फायर भी किया जा सकता है, आप पर केस भी चलाया जा सकता है, आप पर और भी कई तरह के एथिकल इश्यूज को लेकर आपको फंसाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे ये जानना जरूरी है कि भाई जब आप कंप्यूटर की दुनिया में आते हो तो आपको मजीद सिक्योर रहने की जरूरत पड़ती है, मजीद आपको सिक्योर होना चाहिए इन चीज़ों की तरफ। ठीक है, कंप्यूटर क्राइम इंक्लूड में अनऑथराइज यूज हो जाता है, एक्सेस आ जाता है, मॉडिफिकेशन आ जाता है। क्या होता है अनऑथराइज यूज? अनऑथराइज यूज क्या होता है कि एक होता है ऑथराइज यूज, जैसे कि आप लोग जो है ना, आपको एक पोर्टल दिया गया है जिम्स का, जिसके थ्रू आप अपने मार्क्स देख लेते हो, सारा कुछ देखते हो। अगर यही पोर्टल मैं किसी और बंदे को दे दूँ, आप ही का, ठीक है, कि वो आपके मार्क्स देख ले या आपके असाइनमेंट्स को चेंज कर सके या वगैरह ये सारा कुछ कर सके, तो वो अनऑथराइज यूज होगा, वो गलत है। फिर इसके अलावा एक्सेस, एक्सेस करना, रसाई हासिल करना, कोई चीज किसी कोई बंदा जो है कंपनी का होते हुए कोई और बंदा जो है वो कंपनी के रिसोर्सेज को एक्सेस कर ले, ये अनएथिकल है। मॉडिफिकेशन, चेंज करना, एक्सेस करके फिर उसको चेंज करना, या फिर जैसे सपोज करो कि मैं टीचर हूँ, मेरा कोई एक्सेस कर लेता है, मैं नहीं करता कोई और कर लेता है, और वो आपके मार्क्स चेंज कर देता है, इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है, असाइनमेंट्स को मॉडिफाई कर देता है, चेंज कर देता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें अनऑथराइज एक्सेस में आ जाती हैं। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्डवेयर, आपके हार्डवेयर की जो डिस्ट्रक्शन है वो सॉफ्टवेयर है, डाटा है, नेटवर्क रिसोर्सेज, सारी चीज़ें, यानी कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपका डाटा और नेटवर्क के रिसोर्सेज। नेटवर्क के रिसोर्सेज में आपके पास कंप्यूटर, प्रिंटर्स, आपकी मशीनरीज, आपके नेटवर्क्स, केबल वगैरह, ये सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, या मीन्स के इनको भी डिस्ट्रॉय तो नहीं है, लेकिन इनको भी ना बिजी करके अनअवेलेबल किया जा सकता है। तो अनऑथराइज रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि आप अनऑथराइज रिलीज कर देते हो इंफॉर्मेशन को, अनऑथराइज कॉपिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी कि आपको एलिजिबल नहीं हो, आपको कंपनी ने सॉफ्टवेयर को कॉपी करने की परमिशन नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद आप कर रहे हो, तो दैट्स अ क्राइम। डिनाइंग एन एंड यूजर एक्सेस टू हिज और हर ऑन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा एंड नेटवर्क, यानी क्या होता है कि एंड यूजर को एक्सेस ही नहीं मिलती उसकी अपनी मशीन पर, उसके अपने सॉफ्टवेयर पर, उसके अपने डाटा पे, उसके अपने नेटवर्क रिसोर्सेज पर उसको एक्सेस ही नहीं मिल रही, ये भी एक क्राइम, या एंड यूजर को एक्सेस ना दे। यूजिंग एंड कॉन्स्पिरिंग टू यूज कंप्यूटर, यूजिंग और कॉन्स्पिरिंग टू यूज कंप्यूटर और नेटवर्क रिसोर्सेज इलीगली टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन और टेंजिबल प्रॉपर्टी। क्या होता है कि कंप्यूटर को इस तरह से यूज करें कि आप किसी की अपनी इंफॉर्मेशन जो है इलीगली एक्सेस कर सकते हैं, या टेंजिबल प्रॉपर्टी जिनको आप टच कर सकते हो उस प्रॉपर्टी को भी आप एक्सेस कर सकते हो, ये भी गलत है। हैकिंग में क्या होता है, व्हाट इज हैकिंग? हैकिंग यही अनऑथराइज एक्सेस टू एनी सिस्टम, इसे कहते हैं हैकिंग, चोरी करना। ठीक है, चोरियां आमतौर पर कभी जाहल लोग करते थे, आजकल पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, इसे हैकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिजिटल चोरी है। ठीक है,
इस डिजिटल चोरियां ये उस चोरी से भी सख्त होती है। आपको पता भी नहीं चलता, आपका क्रेडिट कार्ड खत्म हुआ होता है, आपको पता भी नहीं चलता, कई चीजें ऐसी गलत हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। ठीक है। नो, ठीक है। ऑब्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल, ऑथोराइज्ड एक्सेस एंड यूज ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम। क्या होता है कि अनऑथोराइज एक्सेस, आपको एक्सेस करने की परमिशन नहीं, मैं किसी कंपनी को एक्सेस कर लेता हूँ जहाँ पे मैं काम नहीं कर रहा, जिसको मैं जानता नहीं, बस उसकी इंफॉर्मेशन मेरे तक थी, मैंने उसको अनऑथोराइज एक्सेस कर लिया, लेट्स सपोज। तो फिर क्या हुआ, ये हैकिंग की जुमले में आ गया। एंड यूज ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम यानी कि आपके नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम जो है उनको यूज करना और अनऑथोराइज एक्सेस करना, ये भी एक हैकिंग है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग एंड एंटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग एंड एंटरिंग, हैकिंग इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम। क्या होता है, हैक करना कंप्यूटर सिस्टम को एंड रीडिंग फाइल्स, फाइल्स को रीड करना, बट नाइदर स्टीलिंग और डैमेजिंग एनीथिंग। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग एंट्री, सिंपली वो क्या करता है, हैकर क्या करता है, यहाँ पे आके कंप्यूटर के अंदर आके चुप करके बैठ जाता है, फाइल्स को रीड करता है, इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, लेकिन उसमें उसको वो स्टील नहीं करता, चोरी नहीं करता, ना ही कोई किसी तरह का नुकसान पहुंचाता है, बस आता है और आके है से आपकी सिस्टम में बैठ के फाइल्स को रीड करना शुरू कर देता है। ये इन फ्यूचर ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि उसके पास नॉलेज होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो लेकिन फिलहाल वो स्टीलिंग नहीं करता, डैमेज नहीं करता किसी भी चीज को, जिसको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग एंड एंटरिंग कहते हैं। क्रैकर को क्या कहते हैं, क्रैकर क्या है, अमलिशियस और क्रिमिनल हैकर हु मेंटेन नॉलेज ऑफ वल्नरेबिलिटी फाउंड फॉर प्राइवेट एडवांटेजेस। क्रैकर क्या करते हैं, एक मलेशियस जो है, मलेशियस और क्रिमिनल हैकर है, जो क्या मेंटेन करता है, जो मेंटेन करता है अपना नॉलेज ऑफ वल्नरेबिलिटी फाउंड फॉर प्राइवेट एडवांटेजेस, यानी कि जो भी आपको हथरात लगा है उसका आपको उसको पता होता है, वो ट्रैक करता रहता है, देखता रहता है और नॉलेज इकट्ठा करता रहता है और उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। कॉमन हैकिंग टैक्टिक्स क्या होते हैं, यानी कि वो तरीके जिससे वो हैक कर सकता है, टैक्टिक्स या। तो सबसे पहले डेनियल ऑफ सर्विस अटैक आ जाता है। डेनियल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि भाई आपका जो डेनियल ऑफ सर्विस है ना, वो क्या काम करता है, वो काम करता है हैमरिंग अ वेबसाइट इक्विपमेंट विद टू मेनी रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लॉगिंग द सिस्टम, स्लोइंग परफॉर्मेंस एंड क्रैशिंग द साइट। क्या होता है, आपने ये देखा होगा, थोड़ा सा ये भी गिन दिया हो कि जब आपके पास, तो इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने ज़्यादातर गुजरांवाला वेबसाइट जो है 22brw.com, आप गुजरांवाला बोर्ड की जो वेबसाइट है इस पर आप गए होंगे कई बार। तो जब आपका रिजल्ट बच्चे देखने का निकलता होगा तो आपने देखा होगा कि जब अ, आप अपने रोल नंबर पर सर्च करते हो और आपका रिजल्ट का इंतजार होता है कि अभी रिजल्ट खुल के आएगा, तो वो क्या होता है, वो घूमता ही रहता है, घूमता रहता है और एट द एंड पेज जो है आपको वो नहीं मिलता, आपको आपका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता और फिर आप वहाँ पर रिक्वेस्ट करते रहते हो, वहाँ पर रिक्वेस्ट करते रहते हो, घंटा भी लग जाता है, आधा घंटा भी लगता है, 10 मिनट भी लग जाते हैं, 2 मिनट भी लग जाते हैं, 1 मिनट भी लग जाता है। इट डिपेंड ऑन द रिक्वेस्ट, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। तो क्या होता है कि वो स्लो हो जाता है, मीन्स कि आप तक सर्विसेज नहीं आ रही। इसमें क्या मसला होता है, इसमें डेनियल ऑफ सर्विस अटैक हो रहा है, मीन्स के आमतौर पे इतनी कुछ ज़्यादा उस टाइम रिक्वेस्टें आ जाती हैं क्योंकि रिजल्ट अनाउंस होता है, सारी दुनिया को ऑनलाइन रिजल्ट देखने का पड़ा होता है। अब थाउजेंड ऑफ क्लाइंट जो है वो एकदम से एक वेबसाइट के ऊपर चढ़ गए हैं और आके उससे पूछ रहे हैं कि मेरा रिजल्ट बताओ, मेरा बताओ। सर्वर की एक कैपेसिटी होती है रिक्वेस्ट को हैंडल करने की, वो फर्ज करो 500 है या 1000 है, तो 2-3 हज़ार अगर रिक्वेस्टें आ जाएंगी तो वो पहली 1000 जो आई होंगी पहले उनको फुलफिल करेगा, उसके बाद अगली को करेगा। ठीक है। तो जब इस तरह से करते हो तो आप पता नहीं कहाँ कितने नंबर पे अप्लाई कर रहे हो और फिर वो जो रिसोर्सेज आपने रिक्वेस्ट किए हैं सर्वर से वो आपको नहीं दे पाता क्योंकि उसके पास पहले से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई है और वो उनको फुलफिल कर रहा होता है, वो उनको चला रहा होता है। ठीक है। आपकी टर्न अभी आती नहीं है तो टाइम आउट हो जाता है, मीन्स एक टाइम आउट टर्म होती है कि अगर आपको 60 सेकेंड तक रिप्लाई नहीं आता है या 30 सेकेंड तक आप google.com करते हो तो गूगल की साइट खुल के नहीं आपके पास आती तो टाइम आउट हो जाता है। ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाती है। तो ये होता है कि फिर आपका टाइम आउट जब होता है तो आप
दोबारा से रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। ठीक है, तो टाइम आउट होने से पहले आमतौर पे आपको रिक्वेस्ट आ जाया करती है नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन जब हैवी ट्रैफिक हो, बहुत ज़्यादा हैवी रिक्वेस्ट जा रही हो सर्वर की जानिब, तो उस दौरान तो सर्वर इतना बिजी हो जाता है कि मुमकिन है कि आपकी 10,000 वाले नंबर में, यानी आपकी 10,000वीं रिक्वेस्ट हो और वो सिर्फ 1,000 रिक्वेस्ट को पहले डील करे, फिर दूसरी 1,000 वाली रिक्वेस्ट को डील करेगा, फिर किसी को एक क्यू में करेगा, एक 1,000 कर। तो अगर आपके सर्वर की कैपेसिटी 1,000 क्लाइंट्स को हैंडल करने की है एट द सेम टाइम, तब उस सूरत में, तो ये होता है डैनियल सर्विस ट्रैक में कि आपकी जो सर्विसेज हैं आपको वो जो वेबसाइट आपको सर्विस प्रोवाइड करी है वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाती ड्यू टू टू मैनी रिक्वेस्ट। समझ आ गई बात? तो इसे डैनियल सर्विस कहते हैं। स्कैन्स जो है वो क्या है? वाइड स्प्रेड probes of internet to determine types of computer service and connections looking for weakness। क्या होता है स्कैन्स? क्या करता है काम? वो जो है ना, समझ लें कि प्रॉब्स जो है वो फेंक देता है, और समझ लें कि प्रॉब्स मीन के दाना ही समझ लो, या फिर पैकेट एक डाटा समझ लो, जो जिसका काम क्या होता है वो कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई करता है, सर्विसेज को आइडेंटिफाई करता है, कनेक्शन देखता है, और वो वीक पॉइंट देख रहा होता है, कहाँ वीक पॉइंट है, कहाँ के इस नेटवर्क के ऊपर कौन सा वीक पॉइंट है जहाँ पे मैं हिट कर सकता हूँ और अटैक कर सकता हूँ। स्नीपर है, स्नीपर प्रोग्राम दैट search individual packets of data as they pass through internet, capturing password and entire contents। क्या होता है स्निफर? क्या काम करता है स्निफर? जो है वो आपका ऐसा प्रोग्राम है जो कि इंडिविजुअल पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं ना, पैकेट्स ऑफ डाटा, डाटा जो होता है ना आपका, लेट्स सपोज मैंने कहा है आई एम मोहम्मद अबरार, आई यूज्ड टू टीच बीएस एंड एमएस प्रोग्राम्स, पीएचडी प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह, तो ये मैंने पूरा फिक्रा बोला है। अब जब कंप्यूटर के अंदर ये डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे का जाएगा तो छोटे छोटे पैकेट्स में जाएगा डाटा के ना, इस पूरे डाटा के ये दो लाइनों के छोटे छोटे पैकेट बन जाएंगे। उन पैकेट्स को यानी कि डाटा को ना हम तोड़ तोड़ के भेजते हैं, वो नंबर लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6, जितने भी पैकेट्स बनते हैं उन पर नंबर लगा देते हैं, और वो नंबर जो है वो हम पास कर देते हैं इंटरनेट के ऊपर, वो फिर रिसीविंग साइड पर जाके फिर इकट्ठे हो जाते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन नजर आना शुरू होती है। तो प्रोग्राम ये स्निफर जो है वो क्या करता है, वो इंडिविजुअल पैकेट्स डाटा को सर्च करता रहता है जैसे वो एक तरह से पास होते हैं, और उनको पकड़ता है और उधर से पासवर्ड एक्सेस करने की कोशिश करता है, पूरे या फिर पूरे का पूरा जो कंटेंट है जो फिर डिलीवर हुआ है उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये स्निफर ऐसा है। स्पूफिंग क्या है? स्पूफिंग में क्या होता है कि भाई फेकिंग एन ईमेल एड्रेस और वेब पेज, faking an email address or web page to trick the users into passing along critical information like password and credit card numbers। क्या होता है एक स्पूफिंग में ये होता है कि भाई आप एक वेब पेज खुद से ही बना लेते हो, ठीक है, एक वेब पेज आप खुद बना लेते हो, उसमें आप लोगों से उनका ईमेल एड्रेस पूछते हो, पासवर्ड पूछते हो, उनका क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन पूछना शुरू कर देते हो, कोई ऐसी पर्सनल चीज़ें पूछते थे जिनका टोकन नहीं बनता, लेकिन आपको नहीं पता तो आपसे पूछ लेते हैं, आमतौर पर लोगों को नहीं पता था वो दे ही जाते हैं। तो ये बेसिकली एक ट्रिक है जिसमें आपको वेब पेज दिखाकर आपसे आपकी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर और इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो ऐसी कोई चीज़ आपने नहीं बतानी होती भाई, समझे? ऐसी चीज़ें नहीं बतानी, ये ट्रिक होता है, इसको स्कूपिंग कहते हैं। एक सिंपल वेब पेज आपके सामने आ जाएगा और आप उसको क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दोगे और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं दिएगा। कॉमन हैकिंग टैक्टिक्स मजीद देखते हैं कि कॉमन हैकिंग टैक्टिक्स क्या है। ट्रोजन हॉर्स, ये आपके पास वायरस है, a program that unknown to a user contains instruction that exploit a known vulnerable in some software। क्या होता है? ये एक ऐसा खतरनाक कंप्यूटर वायरस है जो कि खामोशी से जासूसों की तरह आपके कंप्यूटर में बैठा रहता है, देखते रहता है आप कर क्या रहे हो, और वो सारी इंफॉर्मेशन किसी और को भेज देता है। इसे हम ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। बैकडोर क्या करता है? बैकडोर a hidden point of entry to be used in case of original entry point is detected or blocked। क्या होता है बैकडोर में? क्या होता है आपका जो हिडन पॉइंट है, ठीक है, जो आप यूज करते हो इन केस ओरिजिनल
एंट्री पॉइंट इज डिटेक्टेड और ब्लॉक। अगर आपका जो एंट्री पॉइंट है जो ओरिजिनल है, अगर वो डिटेक्ट कर लेता है और वो ब्लॉक होता है, तो कोई ऐसा चोर रास्ता वो ढूंढ लेता है जिसके थ्रू वो एंटर हो सके आपके सिस्टम के अंदर, वो है आपका हिडन पॉइंट। मलेशियस मैलिशियस एथलेट्स के बारे में बातें हैं। एक छोटा सा टैनी, छोटा सा ना एक जावा प्रोग्राम है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका एक जावा प्रोग्राम है जो कि मिस यूज करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज को। ठीक है, कंप्यूटर रिसोर्सेज में आपके पास हार्ड डिस्क, रैम और इसके अलावा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वगैरह ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके कंप्यूटर रिसोर्सेज को मिस यूज करा जाता है, फाइल्स को मॉडिफाई करा जाता है बेसिकली। हार्ड डिस्क के अंदर जारी बात है फाइल्स होती है बड़ी, तो फाइल्स को हार्ड डिस्क के ऊपर मॉडिफाई करा होता है, चेंज कर देता है, फेक ईमेल सेंड कर देता है आपको, और पासवर्ड स्टील करता है। यानी कि फेक ईमेल, यानी कि आपको एक ईमेल आती है जो कि एक दूसरी ईमेल होती है, फेक होती है, और उसके अंदर हो सकता है आपके पास से कोई और नया वायरस हो। और यहाँ पे किसी भी तरह से आपके ब्राउजर के अंदर जो आपने कुकीज बनाई होती हैं जिसमें आप अपना पासवर्ड वगैरह सेव कर लेते हो ताकि मुझे बार बार ना करना पड़े, उन चीज़ों को भी वो रीड कर सकता है और वो डाटा आगे किसी और को सेंड कर सकता है। ठीक है, तो ये बेहतर होता है कि अगर आप अपने सिस्टम के अंदर पासवर्ड जो है वो शेयर ना करें। ठीक है, वॉर डायलिंग में क्या होता है, प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली डायल थाउजेंड ऑफ टेलीफोन नंबर इन सर्च ऑफ वे थ्रू ए मॉडर्न कनेक्शन। क्या होता है कि भाई एक ऐसा प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिकली हजारों की तादाद में टेलीफोन नंबर जो है वो डायल करता है, और वो इस नीयत से कर रहा है कि वो ढूंढ पाए किसी तरह से आपके मॉडम के कनेक्शन को, कि आपका मॉडम किस तरह से कनेक्ट हुआ है, किससे कनेक्ट है। इस से वो तुक्के छोड़ता रहता है, यानी कि मुख्तलिफ नंबर्स के तुक्के मारता रहता है, कोई तो लगेगा ना, तो जो लग जाता है वो तो फंस जाते हैं आपको। तो लॉजिक बॉम्ब्स जो है वो क्या है, एन इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रिगर अ मैलिशियस एक्ट। क्या होता है लॉजिक बॉम्ब जो है ना, सपोज कर लें कि ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है आमतौर पे, इसके अंदर कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन होती हैं जो किसी खास इवेंट पर एक्टिवेट होती हैं, जैसे कि किसी डेट पर एक्टिवेट होगी। अब डेट लेट्स सपोज 10 जून को एक्टिवेट होना है, तो जैसे ही 10 जून आएगी वो एक्टिवेट हो जाएगी और कोई गलत काम कर बैठेगा, इसे लॉजिक बॉम्ब कहते हैं। कॉमन हैकिंग टैक्टिक्स में मजीद चीज़ें देखते हैं, बफर ओवरफ्लो है आपके पास, क्रैशिंग है। बफर ओवरफ्लो में क्या होता है कि वो क्रैश करता है, गेनिंग कंट्रोल ऑफ अ कंप्यूटर बाय सेंडिंग टू मच डाटा टू ए बफर मेमोरी। क्या होता है कि वो कंप्यूटर को कंप्यूटर का कंट्रोल जो है उसको हासिल कर देता है और बफर मेमोरी को बहुत ज़्यादा डाटा सेंड कर देता है। ठीक है, बफर मेमोरी क्या होती है, एक छोटी सी स्पेस होती है, छोटी सी मेमोरी होती है जिसको डाटा हम सेंड करते हैं ताकि वो बफर कर सके, तो वो बफर वो फ्लो कर देता है। यानी कि डाटा इतना ना बेहतर कि बफर जो है बेचारा उसकी पास कैपेसिटी नहीं होती कोई डाटा अपने पास इतना सेव करे, और अभी ये खत्म नहीं होता उसके अंदर से, जैसे ही डाटा प्रोसेस होता है ना बफर खाली होता रहता है, तो अभी खाली होता ही है तो नया भी आ जाता है, फिर नया भी आ जाता है, फिर नया भी, इस तरह से वो क्रैश हो जाता है। पासवर्ड क्रैश क्रैकर्स, पासवर्ड क्रैकर्स वो सॉफ्टवेयर हैं दैट गेट्स अ पासवर्ड। बेसिकली आपके जो पासवर्ड क्रैकर्स हैं वो आपके पासवर्ड्स को गेस कर रहे होते हैं। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है, गेनिंग एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम बाय टॉकिंग अनसस्पेक्टिंग कंपनी एम्प्लॉयज out of valuable information such as passwords, gaining access to a computer systems by talking unsuspecting company employees out of valuable information such as password। यानी कि सोशल इंजीनियरिंग लिखा जाता है कि भाई आप बातचीत करते हो लोगों से, या किस तरह से आप कंप्यूटर सिस्टम तक रसाई हासिल करने की कोशिश करते हो, कैसे किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय से उसकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर दिया, अच्छा ये कैसे हो सकता है, ये क्या होता है। जस्ट बातें करते करने में वो आपने क्लू दे देता है या क्लू निकाल लेता है आपसे, जिससे आपको पासवर्ड का भी पता चल सकता है, या फिर आप पासवर्ड निकाल लेते हो कि ये पासवर्ड हो सकता है। फिर आगे डंपस्टर टाइमिंग, shifting through a company's garbage to find, sorry, not shifting through a company's garbage to find out information to help break in their computers। क्या होता है कि जो कंपनी का गार्बेज है उसके अंदर भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भाई मिल जाएगी, उसको भी नहीं छोड़ना। ठीक है, डैम्पस्टर डाइविंग कहते हैं, टू हेल्प ब्रेक इन देयर
कंप्यूटर, यानी कि अपने कंप्यूटर में जुगाड़ डालने के लिए उसको भी ना छोड़ो, कूड़े को भी ना छोड़ो, उसको भी देखो क्या है। अनऑथोराइज्ड यूज एट वर्क, अब क्या है कि जब आप काम कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, उस वक्त आप कौन सी ऐसी अनऑथराइज हरकत कर लेते हो, ऐसी गलत हरकत कौन सी ऐसी होती है जो अनऑथराइज कहलाएगी, आपको कैसे पता चलेगा कि ये काम गलत है। Unauthorized use of computer systems and network is time and resources theft। क्या होता है कि अगर फर्ज करें आपको कंप्यूटर को यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को जब यूज कर रहे हो, ठीक है, या नेटवर्क को यूज कर रहे होते हो, तो अगर अनऑथराइज यूज कर रहे हो, आपको जिस चीज की परमिशन नहीं है आप वो काम कर रहे हो, तो ये टाइम एंड रिसोर्सेज थेफ्ट कहलाएगा कि आप कंपनी का टाइम और उनके रिसोर्सेज को चोरी कर रहे हो। डूइंग प्राइवेट कंसल्टेंट, ठीक है, मतलब कि आपकी जॉब है कुछ और, आप उस जॉब के अंदर किस दूसरी जॉब कर रहे हो, कोई और जॉब कर रहे हो जिसकी आपको इजाजत नहीं होती है। आप लोग देखें, आप एक काम कर रहे होते हो कंपनी के अंदर बैठ के या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ के, लाइक स्पोर्ट्स, मैं टीचिंग कर रहा हूँ किसी इदारे के अंदर, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में यूजी में काम टीचिंग कर रहा हूँ रेगुलर, तो अब वहाँ पे बैठ के खुदा मैं किसी और यूनिवर्सिटी के लेक्चर देना शुरू कर दूँ, ऑनलाइन लेक्चर दे दूँगा, वट कुछ ऐसा कर दूँ, तो ये क्या होगा, टाइम एंड रिसोर्सेज थेफ्ट होगा। ठीक है, इसे कहते हैं डूइंग प्राइवेट कंसल्टेंसी। डूइंग पर्सनल फाइनेंसेस, यानी कि पर्सनल फाइनेंस यानी अपना पर्सनल बिजनेस रन करना। प्लेइंग वीडियो गेम्स या वॉचिंग यूट्यूब, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इंटरनेट और कंपनी नेटवर्क, ये सारे क्या है, अनऑथराइज्ड यूज है। स्निपर क्या होता है, यूज टू मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक और कैपेसिटी। स्निपर क्या है, आप मॉनिटर करते हो, क्या चीज मॉनिटर कर रहे होते हो, नेटवर्क ट्रैफिक को और नेटवर्क कैपेसिटी को, यानी कि नेटवर्क की जो ट्रैफिक है कितने नेटवर्क यूज हो रहा है और उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो किस हद तक यूज हो सकता है, इसको आप जज करते हो, मॉनिटर कर रहे होते हो, देख सकते हो। फाइंड एविडेंस ऑफ इम्प्रॉपर यूज, यानी कि आप इम्प्रॉपर यूज का एविडेंस भी यूज देख रहे होते हो। इंटरनेट अब्यूजेज इन अ वर्क प्लेस, इंटरनेट अब्यूजेज क्या है वर्क प्लेस में, इंटरनेट अब्यूजेज क्या हो सकते हैं, जनरल ईमेल अब्यूजेज हो सकते हैं, आपको एक ईमेल आ जाती है उसमें आप काम कर दिन को ईमेल पास कर देते हो। ऑथराइज यूजेज एंड एक्सेस, अनऑथराइज यूजेज एंड एक्सेस, यानी कि आप वो यूज कर रहे हो जिसकी आपको एक्सेस है ही नहीं, अनऑथराइज आप यूज कर रहे हो। कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट एंड प्लेगरिज्म, आप कॉपीराइट मटेरियल यूज कर रहे हो, न्यूज जो पोस्टिंग कर रहे हो। ट्रांसमिशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल डाटा, यानी कि आप कॉन्फिडेंशियल डाटा जो उसकी आपको परमिशन ही नहीं है आगे पीछे जाने की, आप वो कर रहे हो। पोर्नोग्राफी देख रहे हो, वहाँ पर गलत चीजें देख रहे हो आप फिजिकली। और हैकिंग जो है वो अगर आप करते हो, नॉन वर्कर रिलेटेड डाउनलोड एंड अपलोड, नॉन वर्क रिलेटेड डाउनलोड एंड अपलोड, यानी कि ऐसी चीजें अपलोड और डाउनलोड कर रहे हो जो जिनकी आपके काम में कोई जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज आप मूवीज डाउनलोड कर रहे हो या कोई टिकटॉक की वीडियो आप अपलोड कर रहे हो, तो ये आपका काम ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स वर्क प्लेस के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका अपना काम, जो आपका जो काम है 7-8 घंटे आपने जो वहाँ पे करना है वो कंपनी के लिए करना है, वो कंपनी आपको उसके लिए पे कर रही है, तो आपने अपना काम, बाकी इस तरह के जो फजूलियात है ना वो आपने एक साइड पे रखने हैं और आप कंपनी की तरफ तवज्जो देनी है, वो 8-9 घंटे 10 घंटे जितना भी आपको चाहिए, जितनी भी कंपनी आपको पे कर रही है जिसके लिए वो उनका टाइम है, आपने उनके लिए काम करना है, वो आपकी जिंदगी में से निकल गया, यानी कि वो आपने अब अपनी कंपनी के लिए काम करना है। मैं अगर आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो अभी इस दौरान मैं और कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सिर्फ आपको ही लेक्चर दिए जा रहा हूँ, इसके अलावा मैं ना सेल्फ यूज कर रहा हूँ ना कुछ और यूज कर रहा हूँ, जस्ट आई एम फोकसिंग ऑन माई लेक्चर। इसी तरह से बाकी जो है जब भी जितना भी काम करेंगे जैसे जैसे भी करेंगे वो सिर्फ अपने हद तक रहेंगे और जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कंपनी तरफ से उनको वो 100% फुलफिल करेंगे। प्लेयर यूज ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का जो यूज है वो प्रागत के लम्हात में यानी फ्री यूज में आप इंटरनेट को यूज करें, तो ये भी गलत को कहते हैं। ठीक है, यूज ऑफ एक्सटर्नल आईएसपी जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है, बस करें आपको कंपनी जो है वो अलाउ नहीं करती कि आप इंटरनेट यूज करो, आप बस इंट्रानेट यूज करो, यानी कंपनी के जो इंटरनल नेटवर्क है उस पर रहो, लेकिन आप किसी तरह से ईवो ले जाते हो
जहाँ पे अपना मोबाइल इंटरनेट यूज करना शुरू कर देते हो तो ये भी गलत है। मून लाइटनिंग है आपकी, ये सारी चीजें। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी क्या होती है? सॉफ्टवेयर प्राइवेसी में आप देखते हो अनऑथराइज कॉपिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सबसे पहले आपने क्या किया, कॉपी किया इस कंप्यूटर प्रोग्राम को, आपने कॉपी किया, वो भी अनऑथराइज। मीन्स के इसमें ये होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी में कि जो आप लोग आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और विंडोज वगैरह जो डाउनलोड करके बैठे होते हो ना, और आपके अपने कंप्यूटर में चूज लगी हुई हैं, आप यूज कर रहे हो, ये सारी क्या है, ये सॉफ्टवेयर पायरेसी है। क्या है? सॉफ्टवेयर पायरेसी, प्राइवेसी नहीं, पायरेसी। क्या है कि आप ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की कॉपी बना लेते हो और कॉपी बना के आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये भी गलत तरीका है, ये गलत बात है। आपको परचेज करना चाहिए क्योंकि कंपनी ने इस पर काफी पैसा लगाया है, काफी इन्वेस्टमेंट की है, तो जारी बात है ही मस्ट पे फॉर दैट थिंग्स। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को एक सीडी मिल जाती है 400 रुपए की, उसके अंदर सारे जो जहाँ के सॉफ्टवेयर होते हैं वो पड़े होते हैं, हम वो यूज करना शुरू करते हैं और वो सारे पायरेटेड होते हैं। ठीक है, कॉपीड होते हैं। और फेक सीरियल्स, जो सीरियल नंबर ही होते हैं वो भी फेक होते हैं, मीन्स के फेकली या फिर किसी और ने जो खरीदे होते हैं वो अपने शेयर कर देता है चैट से। ये सारे पायरेसी कहलाते हैं। ठीक है, आपको लाइसेंस लेना चाहिए, या आपको एक मुकम्मल लाइसेंसिंग लेनी चाहिए। लाइसेंसिंग में क्या होता है, आप सॉफ्टवेयर को परचेज करते हो, रियली तौर पर, हकीकी तौर पर उसकी पेमेंट करते हो और आपको लाइसेंस देता है। सॉफ्टवेयर कंपनी आपको लाइसेंस देती है कि जी देखें, आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं और आप इसकी इतनी कॉपीज जनरेट कर सकते हैं, यानी कि 2 कॉपीज या 3 कॉपीज तक वो आपको अलाउ करते हैं। ये उनकी अपनी पॉलिसी है, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का लाइसेंस लेते हो, ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस लेते हो या प्राइवेट यूज के लिए लेते हो, बिजनेस के लिए लेते हो, किस तरह का वो लाइसेंस उस तरह से होता है, और उसकी पेमेंट भी फिर उसी तरह से होती है, कम या ज़्यादा। तो आपको लाइसेंस देना पड़ता है। वो लाइसेंस अगर आपके पास होता है तो गुड है, आप कर सकते हो काम, और उसके बाद आप कॉपीज भी बना सकते हो जितनी वो इजाज़त देंगे आपको। यानी कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री रेवेन्यूज आर लॉस्ट टू प्राइवेट पायरेसी। ठीक है, तो क्या होता है, थर्ड पार्टी जो इंडस्ट्री होती है सॉफ्टवेयर, उसके रेवेन्यू में काफी फर्क पड़ता है जब आप पायरेसी करते हैं। ठीक है, थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है आपकी, उसको चोरी करना, कॉपीराइट मटेरियल। ठीक है, जैसे कि इंक्लूड म्यूजिक है, वीडियोस है, इमेजेस, आर्टिकल, बुक्स एंड सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपकी यूट्यूब का आपका चैनल है या मेरा ये चैनल है, तो इसमें मैं मेरी ये वीडियो कोई अपनी वीडियो समझ के डाल दे, तो वो क्या है, वो कॉपीराइट है। मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वो खुद अपना नाम देके यूज कर रहा है, दैट्स द रॉन्ग थिंग। आई विल नॉट बियर इट। ठीक है, एंड नोबडी विल बियर इट, इसे कोई नहीं बियर करता। इस तरह से बाकी बुक्स जो हैं, किसी को ने आर्टिकल लिखा अपनी मेहनत से, उसको अपना बना देना या कह देना कि ये मेरी तरफ से है, इमेजेस मेरी तरफ से हैं, ये राइटिंग मेरी तरफ से आई, वीडियो, सॉफ्टवेयर, बुक्स, ये सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना ये गलत है। जिसकी है उसकी तरफ ही जाना चाहिए। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज इलीगल। Peer-to-peer networking technique have made it easy to trade pirated intellectual property. पीयर टू पीयर क्या होता है कि आमतौर पे एक नेटवर्क की है, जिसमें सारे कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। इसके थ्रू आप पायरेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तक देख सकते हो। कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट इज इलीगल। पब्लिशर ऑफर inexpensive online music. Illegal downloading of music and video is down and stop continues to drop. आपका जो इलीगल डाउनलोडिंग है म्यूजिक का या वीडियो का, वो डाउन होनी चाहिए और कंटिन्यू टू ड्रॉप होनी चाहिए। वायरसेस एंड वॉर्म्स की बात करते हैं। A virus is a program that cannot work without being inserted into another program. ठीक है, वायरसेस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि उस वक्त तक काम नहीं कर सकता जब तक कि आप उसे किसी प्रोग्राम में ना डाल दें। अब worm can be unaided, can run unaided. These program copy annoying and destructive routines into network computers, copying routines by spread virus.
क्या होता है कि वायरसेस जो होते हैं ना वो आमतौर पे आपके जो डाटा जो भी आपने काम करते हैं उन या अपने आप को ना ये रेप्लिकेट करता है यानी अपनी कॉपी जनरेट करता है। वायरस जो होता है ना वो अपने आपकी कॉपी जनरेट करता है और डिस्ट्रक्शन बिहेवियर तक ले जाता है काम, ठीक है। और नेटवर्क रिसोर्सेज में या नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर होते हैं उन सब तक वो कॉपी जो है वो फैला देता है और फिर जिस जिस कंप्यूटर में वो कॉपी जाती है वो भी यही काम कर रहे होते हैं। मीन्स वो भी क्या करते हैं अपने अंदर भी कॉपी बना रहे होते हैं और नेटवर्क को भी फेंक रहे होते हैं। अब वो फिर मजीद भी नोट करते हैं, मजीद कंप्यूटर जो है नेटवर्क के ऊपर वो भी रिसीव कर रहे होते हैं, यानी वहाँ पे वायरस की धूम मच सकती है एक तरह की, ठीक है। तो वायरस निकल रहे होते हैं और नेटवर्क ट्रैफिक पे घूम रहे होते हैं ऐसे जैसे बादशाह हो, ठीक है ऐसे। तो कॉपी प्रोटीन स्प्रेड द वायरस, ठीक है। एंड कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू किस तरह से इसको ट्रांसमिट किया जाता है इंटरनेट और ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू, ईमेल और फाइल अटैचमेंट के थ्रू, डिस्क फ्रॉम कंटेमिनेटेड कंप्यूटर्स, ठीक है। एंड शेयरवेयर भी एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो फिर फ्री होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको एथिकल इश्यूज के बारे में अच्छी चीज समझ आई होगी। इसके अलावा जो IT सिक्योरिटी है हमारी उसमें हमें कौन से हैकिंग टैक्टिक्स मिलते हैं, हैकिंग क्या होती है हमने ये पढ़ा है। हमने हैकिंग सबसे पहले तो हमने एथिकल इश्यूज पढ़े हैं जो कंपनीज में हमें फॉलो करने चाहिए। बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, IT एथिक्स क्या होते हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम की, कुछ प्रिंसिपल्स हमने एथिक्स के पढ़े हैं। रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल गाइडलाइंस कुछ पढ़ी है हमने। उसके बाद हम कंप्यूटर क्राइम की तरफ आ गए। कंप्यूटर क्राइम में हमने देखा कि भाई कंप्यूटर क्राइम होता क्या है सबसे पहले। उसके बाद हमने देखा हैकिंग क्या होती है। फिर हमने देखा कि हैकिंग की टेक्निक्स क्या हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हैकिंग टेक्निक्स क्या है, इनसे कैसे बचना है। मीन्स के इन चीज़ों से हमें बच के रहना है। जहरी बात है जो ये काम कर रहे होते हैं हमें ये सारी इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और इसीलिए मैंने ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि ये टेक्निक्स हैं, ये टैक्टिक्स हैं। अगर आपको इन चीज़ों का पता होगा तो आप थोड़ा सा ना इंटरनेट की दुनिया में वेल अवेयर्ड होके बैठ जाएंगे और ध्यान रखेंगे कि भाई ये चीज़ें नहीं हों मेरे साथ। इसके लिए आपको आमतौर पे बहुत अच्छा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो कि अपने आप सॉफ्टवेयर में अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करो। वैसे विंडो 10 का जो जितना डिफेंडर है वो बहुत अच्छा है इसमें, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और USB डिस्क की यूज़ कर सकते हो डिस्क के लिए, USB डिस्क सिक्योरिटी के तौर पे, ताकि USB से कोई वायरस आपके कंप्यूटर में ना आए। इसके अलावा ब्राउजिंग के थ्रू आपका जो अच्छा एंटीवायरस होगा वो आपको ब्राउजिंग में भी हेल्प करेगा। जो भी डाटा आपको इंटरनेट से आ रहा है और जा रहा है उन सब पर लगा रखेगा और आपको बचाता रहेगा, ठीक है। इन सब का इलाज है एंटीवायरस। तो इसके अलावा कॉमन हैकिंग टैक्टिक्स आपने देख लिए तो एक बेंचमार्क देखिए। फिर आपने ये देखा कि वो कौन से ऐसे काम है जो अनऑथोराइज है, जो आप वर्क प्लेस पे नहीं कर सकते, आपको नहीं करने चाहिए, या अनएथिकल हो जाते हैं, ठीक है। दोबारा से अनएथिकल का टॉपिक आ गया इसमें। फिर इंटरनेट अब्यूजेस वर्क प्लेस में वो क्या हो सकते हैं, आपकी सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या चीज़ है कि आप सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज़ कर सकते हो। आपको लाइसेंस लेना चाहिए, विदाउट लाइसेंस आपको सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करने चाहिए, तो कंपनी को लॉस होता है। इसके अलावा आपको भी कोई खास फायदा नहीं होता, वो एक टाइम के बाद वो भी फ्लॉप हो जाता है, ठीक है। थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में अगर देखें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी थेफ्ट हो सकती है वो सारी देखी। फिर वायरस देखे हमने, जो वायरस कौन से क्या होते हैं, नाम क्या है, किस तरह से वो स्प्रेड आउट होते हैं, ये सारी चीज़ें देखी हमने। तो मरीज कोई क्वेश्चन हुआ तो आप जरूर पूछिएगा। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और अटेंडेंस जरूर मार्क कीजिए अपनी। और नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछूंगा ये जो मैंने आज पढ़ाया है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।